नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक महागाथा है। ये कहानी है राजस्थान के आम किसानों के उस असाधारण हिम्मत की जिसने शोषण के खिलाफ 1-2 साल नहीं पूरे 44 साल तक आवाज उठाई, और वो भी पूरी तरह से शांति के रास्ते पर चलकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। अच्छा, इस आंदोलन की कह सकते हैं विशालता को समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 44 साल। सोचिए जरा, 44 साल कितना लंबा वक्त होता है। ये कोई छोटा मोटा धरना या प्रदर्शन नहीं था। ये तो पीढ़ियों तक चलने वाला एक अटूट संघर्ष था न्याय के लिए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ। वजह बताती है ये अगली संख्या, 84। जी हाँ, 84। किसानों पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 84 तरह के अलग अलग टैक्स लगाए गए थे। इन्हें लाग-बाग कहते थे। मतलब ये एक ऐसा बोझ था जिसने सच में उनकी कमरी तोड़ दी थी और उन्हें उठ खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं मेवाड़ रियासत की ऊपरमाल जागीर में। और यहाँ एक बड़ी विडंबना है। देखिए, ये वही जमीन थी जो 1527 में राणा सांगा ने अशोक परमार को उनकी बहादुरी के लिए इनाम में दी थी। लेकिन सोचिए, सदियों बाद यही जमीन जो वीरता का प्रतीक थी, वो शोषण का इतना बड़ा गढ़ बन गई कि उसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल था। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1818 में, जब राजपूताना के शासकों और अंग्रेजों के बीच सहायक संधियां हुईं। अब इन संधियों में तय हुआ कि राजा लोग अंग्रेजों को हर साल एक मोटी रकम देंगे। तो राजाओं ने क्या किया, उन्होंने ये बोझ डाल दिया जागीरदारों पर, और फिर जागीरदारों ने उन्होंने ये सारा का सारा बोझ उठाकर डाल दिया किसानों के कंधों पर। एक तरह से सबसे ज्यादा पिस रहे थे तो किसान ही। तो चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि ये शोषण असल में था कैसा। ये सिर्फ ज्यादा टैक्स वसूलने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो किसानों की जिंदगी के हर हिस्से पर एक हमला था। सबसे पहले बात करते हैं बेगार की। बेगार मतलब किसानों से जबरदस्ती काम करवाना, वो भी बिना एक पैसा दिए। मतलब आप सोचिए, उनकी मेहनत, उनके पसीने की कोई कीमत ही नहीं थी। ये तो एक तरह से गुलामी ही थी। फिर एक और सिस्टम था, लाटा कुंता। इसमें होता ये था कि जागीरदार अपनी मर्जी से खड़ी फसल को देखकर या कटी हुई फसल का अंदाजा लगाकर लगान तय कर देता था। और जाहिर सी बात है, ये अंदाजा हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही लगाया जाता था। नतीजा, किसान के हाथ में लगभग कुछ भी नहीं बचता था। देखिए, उन 84 टैक्सों में से 2 टैक्स ऐसे थे जो कहते हैं ना कि सब्र का बांध तोड़ दिया। बिल्कुल वैसे ही थे। पहला 1903 में लगाया गया चमरी कर। इसमें हर किसान को अपनी बेटी की शादी पर ठिकाने को 5 रुपए देने पड़ते थे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये तो उनके आत्मसम्मान पर सीधा सीधा हमला था। और फिर 1906 में आया तलवार बंधाई कर। ये टैक्स असल में तो नए सामंत को अपनी गद्दी के लिए देना था, लेकिन उसने गैर कानूनी तरीके से ये बोझ भी किसानों पर ही डाल दिया। और बस इन्हीं अपमानजनक टैक्सों ने विद्रोह की वो पहली चिंगारी सुलगा दी। यहीं से शुरू होता है आंदोलन का पहला दौर, 1897 से 1915 तक का। इसकी खास बात ये थी कि ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर शुरू हुआ और इसके लीडर भी किसानों के बीच से ही निकले थे। कहानी की शुरुआत होती है 1897 में गिरधरपुरा गांव से। एक मृत्युभोज के मौके पर साधु सीताराम दास की अगुवाई में किसानों ने तय किया कि वो सीधे मेवाड़ के महाराणा से गुहार लगाएंगे। फिर जब चमरी कर लगा तो विरोध और भी तेज हो गया, और 1913 तक आते आते तो किसानों ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने नो टैक्स अभियान चला दिया और अपनी जमीनें पड़ती छोड़ दी। ये सब मिलके एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन जब महाराणा ने भी किसानों की शिकायतों पर कोई खास एक्शन नहीं लिया, तो उन्हें एक बहुत जरूरी सबक मिला। उन्हें समझ आ गया कि अगर न्याय चाहिए तो लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, किसी और के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। और बस यहीं से शुरू होता है आंदोलन का दूसरा और शायद सबसे अहम दौर। ये वो वक्त था जब बिजौलिया की छोटी सी आवाज मेवाड़ की सरहदों को पार करके पूरे देश में गूंजने वाली थी। और ये सब हुआ एक बहुत ही डायनामिक लीडर के आने से। साल था 1916। साधु सीताराम दास के बुलावे पर एक क्रांतिकारी नेता विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन की कमान संभाली। वैसे उनका असली नाम भूप सिंह था
और उनके आते ही इस पूरे संघर्ष की रणनीति, इसका असर, सब कुछ बदल गया। पथिक जी की स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की थी और बेहद असरदार भी। उन्होंने 3 मोर्चों पर काम किया। पहला, ऑर्गेनाइजेशन। 1917 में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड बनाया और सारे किसानों को एक साथ ले आए। दूसरा, पब्लिसिटी। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप के जरिए इस पूरी लड़ाई को एक नेशनल मुद्दा बना दिया। और तीसरा, नेशनल सपोर्ट। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे देश के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान इस ओर खींचा। अब इतने बढ़ते दबाव का नतीजा तो निकलना ही था। 1922 में एक समझौता हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? कुल 84 टैक्सों में से 35 टैक्स खत्म कर दिए गए। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी, एक ठोस जीत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये जीत एक तरह से अधूरी निकली। ठिकानेदार ने जल्द ही अपनी बात से पलटते हुए सारी रियायतें वापस ले लीं और ऊपर से नए टैक्स और लगा दिए। मतलब साफ था, इंसाफ का रास्ता इतना आसान नहीं था और लड़ाई अभी बाकी थी। और इसके बाद आंदोलन अपने आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गया। ये वो दौर है जो हमें नए लीडर्स और किसानों के उस अटूट हौसले की कहानी बताता है, जिसने आखिर में पूरे 44 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जीत दिलाई। 1927 में जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए, तो माणिक्यलाल वर्मा जैसे नए लीडर्स ने मोर्चा संभाला। और ये बात दिखाती है कि ये आंदोलन किसी एक इंसान पर टिका नहीं था, बल्कि ये एक कलेक्टिव फाइट थी, एक सामूहिक लड़ाई जो नए लीडर्स के साथ भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ती रही। इस मुश्किल दौर में माणिक्यलाल वर्मा का लिखा एक गीत पंछीड़ा एक बहुत बड़ा हथियार बनकर उभरा। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक एंथम बन गया था, जिसने हार मान रहे किसानों में एक नई जान फूंक दी, उनके हौसलों को फिर से जगा दिया। और फिर आखिरकार वो दिन आया। 1941 में पूरे 44 साल की जबरदस्त लड़ाई के बाद मेवाड़ सरकार को झुकना ही पड़ा। जो आखिरी समझौता हुआ वो एक बहुत बड़ी जीत थी। किसानों की जो जमीनें छीन ली गई थी वो उन्हें वापस मिली, बेगार प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई, 33 टैक्स हटा दिए गए और पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सुधारा गया। तो आखिर इस आंदोलन ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? पहली बात, ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। दूसरी, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण और ऑर्गेनाइज्ड था। इसने किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाया। और सबसे बड़ी बात, इसने आने वाले समय में देश के दूसरे किसान आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की, एक रास्ता दिखाया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि 44 साल तक चला यह अहिंसक संघर्ष आज हमें दृढ़ता यानी परसिस्टेंस और कलेक्टिव एक्शन यानी मिलकर काम करने की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था।